चलिए देखते हैं, ये है सेट नंबर 3 का पार्ट 2 बीपीएससी दरोगा एग्जाम के लिए जो हवलदार कलर की जो वैकेंसी आई है 2026 में, उसके यूनिक पब्लिकेशन का सेट नंबर 3 का पार्ट 2 वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। हमारे पास एक पैसिव वॉइस दिया हुआ है। पैसिव वॉइस की पहचान है ईडी विल बी प्लस ईडी का फॉर्म, यानी कि यह एक पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस दिया हुआ है, इसका एक्टिव वॉइस हमें निकालना है। वॉइस चलिए इसका सही ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, द मैसन विल फिनिश द वर्क विद इन अ शॉर्ट टाइम। द मैसन विल फिनिश द वर्क विद इन ए शॉर्ट टाइम, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा एक्टिव एक्टिव फ्रॉम सब्जेक्ट प्लस सेल विल। एक्टिव फ्रॉम सब्जेक्ट से लेकर के प्लस सेल या विल प्लस V1 का यूज करेंगे, V1 इसमें यूज करते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद फिर अदर वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये हमारा जो सही ऑप्शन हो गया, द मैसन विल फिनिश्ड इन द वर्क विद इन अ शॉर्ट टाइम। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, चाली, झुमरू और नांदू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? चलिए इसका सही ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया डी नंबर, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। चाली, झुमरू और नांदू भांगी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अन ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो अन ऑप्शन में आता है पहले मणिपुरी नृत्य से संबंधित मुख्य रूप, या कह सकते हो कि मणिपुरी नृत्य का मुख्य रूप महारास। ध्यान दीजिएगा, महारास। मणिपुरी नृत्य शैली का महारास, बसंत रास और कुंज रास, ये सभी मणिपुरी नृत्य शैली के अंतर्गत आता है। कथकली की बात करते हैं तो कथकली में रामायण और महाभारत की कहानियों को मुख्य रूप से दिखाया जाता है। कथकली केरल का नृत्य नाटक है जिसमें मुख्य रूप से रामायण और महाभारत की कहानियां दिखाई जाती है। रामायण और महाभारत की कहानियां दिखाई जाती है। रामायण और महाभारत की कहानी दिखाई जाती है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी या आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और यक्षगान और भागवत मेला नाटक और साथ ही साथ एक प्रस्तुति होती है कुचिपुड़ी में जो पीतल के प्लेट पर नृत्य की जाती है, उसे तारंगम शैली कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो चाली, झुमरू और नांदू भंगी ये शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं। महारास, बसंत रास और कुंज रास मणिपुरी नृत्य के अंतर्गत आते हैं। कथकली में रामायण तथा महाभारत की कथाओं को दिखाया जाता है। वहीं कुचिपुड़ी में यक्षगान और तारंगम, जिसमें तारंगम पीतल की प्लेट पर होने वाला नृत्य है, किया जाता है, जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनहाइड्राइड के जलयोजन अभिक्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? सही ऑप्शन हो गया जिप्सम। फॉर्मूला की अगर बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है
CaSO4 प्लस 2H2O। अगर इसकी में वाटर मिलने के बाद ये हो जाता है CaSO4 इंटू 2H2O, जो जिप्सम का निर्माण करता है। एनहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट के जल योजन के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जिप्सम का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आणविक सूत्र C3H4O वाले उस रासायनिक यौगिक का क्या नाम होता है जिसका उपयोग मुख्यतः एक्रेलिक अम्ल तथा एक्रेलेट एस्टर के उत्पादन के लिए किया जाता है? सही ऑप्शन हो गया इसका बी नंबर, एक्रोलीन। आणविक सूत्र C3H4 का रासायनिक यौगिक का नाम एक्रोलीन होता है। C3H4O एक्रोलीन का उसका रासायनिक नाम होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर 1885 में। 1885 में डॉक्टर A.O. ह्यूम, एनी बेसेंट और A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कहते हैं कि 1885 में इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था और इसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी, बॉम्बे में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम कांग्रेस अधिवेशन किया गया था जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा की गई थी। W.C. बनर्जी के द्वारा की गई थी। 1882 की अगर बात करते हैं तो 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी और इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। इसके साथ साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी समाप्त कर दिया गया था। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी समाप्त किया गया था, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में 78 में लागू किया गया था। उसे 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगर 1891 की बात करते हैं तो 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लाया गया था जिसमें एक सप्ताह में एक दिन की छुट्टी और महिलाओं को 11 घंटे प्रतिदिन काम करने की अनुमति दी गई थी, यानी कि 11 घंटे से ज़्यादा आप काम किसी महिलाओं को नहीं करा सकते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुतापा सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो गया ओडिसी। ओडिसी नृत्य से संबंधित है। सुतापा तालुकदार ओडिसी भारतीय नृत्य से संबंधित है। अन्य की बात करते हैं तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य का, मोहिनीअट्टम केरल राज्य का, मोहिनीअट्टम केरल राज्य का, मोहिनीअट्टम केरल राज्य का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम केरल के लिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के लिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु के लिए और उड़ीसी उड़ीसा राज्य के का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली के हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? सही ऑप्शन हो गया इसका सी नंबर, दीनपना का निर्माण करवाया था। हुमायूं 1530 में दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, दिल्ली का राजा बना था 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली का राजा बना था हुमायूं 1530 में। इसके बाद 1530 लगातार 2-3 लड़ाइयाँ लड़ी थी और फिर जाकर के
1556 में दीनपना भवन में स्थित जो पुस्तकालय थे उसकी सीढ़ियों से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। दीनपना भवन में सीढ़ियों से गिरने के बाद, पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं नामा की जो रचना थी वो गुलबदन बेगम के द्वारा करवाया गया था। गुलबदन बेगम के द्वारा कराया गया था हुमायूं नामा की रचना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? सही ऑप्शन इसका हो गया ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से इसे लिया गया। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग जैसे संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, ये सभी बातें द्विसदनात्मक, ये सभी बातें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। सभी बातें ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्णावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति और प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्तियों का पर महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायाधीश पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये सभी अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य, स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सा उद्योग भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है? बताना है कि इनमें से कौन सा उद्योग है जो भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है, यानी कि बनाता भी है और उसका उपयोग भी करता है। सही ऑप्शन हो गया इसका 3 नंबर, रसायन उद्योग। रसायन उद्योग भारत में अपने आप में बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में रसायन उद्योग का तेजी से विकसित हो रहा है, फैल रहा है तथा इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में करीब, कहा जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में, भारत में जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में करीब 3% तक हिस्सा ही इसका हिस्सा हो रहा है। वहीं अगर बात करते हैं विश्व की तो भारत इसी में 12वें स्थान पर आता है। विश्व के आकार में यह 12वें स्थान पर आता है। रसायन उद्योग में विश्व में भारत का स्थान 12वां है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है जो बताना है। सही ऑप्शन हो गया निवारक नजरबंदी से। अनुच्छेद 22 निवारक नजरबंदी से संबंधित है। इसमें किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंड न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी दी जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? इसका सही ऑप्शन हो गया इरविन फिशर ने। इरविन फिशर ने मौद्रिक भ्रम की सर्वप्रथम अवधारणा इरविन फिशर ने दी थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 अक्टूबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। बताना है कि 2 अक्टूबर को किस रूप में हम लोग मनाते हैं। सही ऑप्शन हो गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, उनके अवसर पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्म के अवसर पर हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 1869 में हुआ था ये। इसके साथ साथ अलग ऑप्शन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को।
3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? बताना है कि रविशंकर, तो इसका सही ऑप्शन हो गया सितार के लिए। रविशंकर सितार वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं। रविशंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से दिया गया था। 1999 को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार की, तो 1967 को रविशंकर को 1967 को पद्म भूषण और 1981 को उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। 1999 को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, 1967 को पद्म भूषण और 1981 को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। पंडित रविशंकर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? रामकृष्ण परमहंस। सही ऑप्शन इसका हो गया गदाधर चट्टोपाध्याय, जिसे बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि प्लस और माइनस के चिन्ह को अगर आपस में बदल देते हैं, तो नया समीकरण क्या बनेगा, या समीकरण का क्या आंसर आएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अगर प्लस के जगह पर हम माइनस का यूज करते हैं और माइनस के जगह पर हम प्लस का यूज कर रहे हैं, प्लस के जगह पर माइनस का और माइनस के जगह पर हम प्लस का यूज कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हो गया मेरा 4, यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 47 माइनस 30 प्लस 4। ऑप्शन को अगर सॉल्व करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया 21। सही ऑप्शन हो गया इसका 21। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या कितनी? प्यादे यानी कि शतरंज में सैनिकों की बात कर रहे हैं कि शतरंज में कितने सैनिकों की संख्या कितनी होती है? सही ऑप्शन हो गया इसका 8। सही ऑप्शन हो गया इसका 8 होता है। सफेद प्यादों की संख्या यानी कि सैनिकों की संख्या कुल शतरंज में 8 होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है? इस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है। सही ऑप्शन उसका हो गया सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है। यह नदी है जो तिब्बत के मानसरोवर झील में बोखर चू ग्लेशियर से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, बोखर चू ग्लेशियर से निकलती है। बात करते हैं सतलज नदी की, तो सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर के राकसताल झील से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के बोकर चू ग्लेशियर से निकलती है और सतलज नदी राकसताल से निकलती है, मानसरोवर झील के राकसताल से निकलती है तथा इसे लांगचेन नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी भी मानसरोवर झील से के दूसरे साइड से चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये मानसरोवर झील हुआ तो सिंधु रिवर, सतलज रिवर और दूसरे साइड से ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर
चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है, जहां इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। कोसी नदी की बात करते हैं तो कोसी नदी तिब्बत में गोसाई थान चोटी से निकलती है। कोसी नदी तिब्बत में गोसाई थान चोटी से निकलती है, जहां इसे सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी गोसाई थान से निकलती है और इसे सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। बिहार में कोसी नदी को बिहार का सोह कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का सोह कहा जाता है, क्योंकि इसमें उत्तर बिहार में कई जगहों पर इस कोसी नदी के रास्ते बदलने के कारण कई बार बाढ़ आते रहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भौतिक माध्यम और उनके अपवर्तनांक के संबंध में गलत युग्म की पहचान करना है। भौतिक माध्यम और उनके अपवर्तनांक के संबंध में गलत युग्म की पहचान करना है। इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर, बेंजीन। बेंजीन का जो अपवर्तनांक होता है 1.55 होता है, 1.55 होता है। बेंजीन का अपवर्तनांक 1.55 होता है। अपवर्तनांक की बात करते हैं तो अपवर्तनांक का कोई ऐसा मात्रक ये नहीं होता है। इसे निकालने के लिए प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। वायु में प्रकाश की चाल और उसकी बटा वस्तु में प्रकाश की चाल, वस्तु में प्रकाश की चाल यानी कि V/C। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और उस प्रकाश की वस्तु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इस तरह से हम किसी प्रकाश का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सही इसका आंसर हो गया हमारा पल्लव वंश के संस्थापक ऑप्शन नंबर बी, सिंह विष्णु है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित करती है? बताना है कि भारत किस रूप में है। पहले ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। एक एकात्मक राज्य की, यानी कि एक राज्य के बराबर, एकात्मक राज्य के बराबर, तो ये बिल्कुल गलत बात है। एकात्मक राज्य में भारत को नहीं रखा गया है। एक नास्तिक राज्य, नास्तिक राज्य यानी कि जो भगवान की पूजा न करते हो, तो ये भी गलत बात है। एक संघीय राज्य, ये भी नहीं संभव है। एक संघीय राज्य यानी कि पूरे राज्य का एक संघ होना चाहिए, एक राज्य का एक संघ होना चाहिए, ये भी गलत बात है। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा, भारत को प्रस्तावना के आधार पर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है। प्रस्तावना के आधार पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है। भारतीय संविधान प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द की अगर बात करते हैं तो यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द के आधार पर भारत में मौलिक अधिकारों में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक में धर्मनिरपेक्षता से जुड़े कुछ मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑल इंडिया लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड किसके प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आता है? बताना है कि ऑल इंडिया लिमिटेड किसके प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इस प्रश्न में पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। बी नंबर, बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सी नंबर, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय। डी नंबर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलिए इसका सही, अब देखते हैं सही ऑप्शन। ऑल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड है, जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? निम्नलिखित में से क्या सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? सही ऑप्शन इसका हो गया खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाओं में को ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कहते हैं। यह केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए नियोजित की जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही ऑप्शन हो गया 1937 में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का गठन 1937 में किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक संगीत की एक शैली है? कर्नाटक संगीत की एक शैली है। सही ऑप्शन हो गया इसका स्वर जाति। निम्नलिखित में से स्वर जाति कर्नाटक संगीत की एक शैली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही ऑप्शन इसका हो गया उदय शंकर। उदय शंकर को भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में उदय शंकर को जाना जाता है।